हेलो फ्रेंड्स, नाउ हम स्टडी करने जा रहे हैं द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड रिलेटेड कोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं या तो पेयर में मिलते हैं, पेयर यानी कि दो, और या फिर चेन में मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल है पेयर का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये हमेशा पेयर में मिलता है और ये एक ऑब्जेक्टिव है। और चेन में मिलने वाला जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई, जिससे कि स्ट्रेंगल डिसीज होती है हॉर्सेस में, तो ये चेन में मिलता है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं। उधर हमने स्टेफाइलोकोकस पढ़ा था, वो भी फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में डिफरेंस ये है कि यहाँ स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो केटालेस पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस केटालेस नेगेटिव होते हैं। तो आप केटालेस से डिफरेंस कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन जैसे हैं, इसलिए हम केटालेस नेगेटिव एज ए चेन याद रख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो उधर स्टेफाइलोकोकस भी नॉन मोटाइल होते थे, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस में कुछ एंट्रोकोकाई आते हैं। एंट्रोकोकाई जो कि इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और इंटेस्टाइन में आपको मालूम है अगर किसी भी बैक्टीरिया को मूव करना है तो उसका मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक्सेप्शन है कि जो एंट्रोकोकाइज होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया एक्सेप्शन का। कभी कभी आता है एंट्रोकोकाई क्या होते हैं, तो मोटाइल होते हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है कि एंट्रोकोकाई चूँकि इंटेस्टाइन में मिलते हैं जहाँ पर बाइल होता है, तो मैकॉन्की में भी बाइल होता है। इसीलिए मैकॉन्की अगार या मैकॉन्की जो मीडिया है, ये बेसिकली तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को देखने के लिए होता है, पर फिर भी एंट्रोकोकाई जो होते हैं मैकॉन्की के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। तो अब हमको करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमको करना ये है कि जब भी हम किसी स्ट्रेप्टोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए एडवर्ड मीडिया में या फिर न्यूट्रेंट अगार में लाके कोई सैंपल लगाते हैं, तो साथ में हमको मैकॉन्की अगार पे भी सैंपल लगाना चाहिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंट्रोकोकाई। एंट्रोकोकाई मैकॉन्की पर स्मॉल पिन पॉइंट कॉलोनीज देते हैं, और नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकाई की जो कॉलोनीज होती हैं वो भी 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती हैं। तो जहाँ तक कॉलोनी की बात करें, कॉलोनी ट्रांसल्यूसेंट होती है और 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। अब हम कॉलोनी की बात करें इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की जो कॉलोनी है वो ब्लड अगार में ड्रॉट्समैन कॉलोनी होती है। ड्रॉट्समैन कॉलोनी का मतलब क्या है कि बिल्कुल चिपकी हुई होगी, एक बीच में एपी सेंटर होगा जिसको हम डिप्रेस्ड सेंटर बोल सकते हैं, और 2 सर्कल में जो है कॉलोनी होगी। तो फ्लैटेंड विथ कंसेंट्रिक रिंग विथ डिप्रेस्ड सेंटर और सेंट्रल अम्बोनेशन देखने को मिलेगा। तो ये ड्रॉट्समैन कॉलोनी है। इट इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं ये वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, इसका वेटनरी इंपॉर्टेंस भी है। नॉर्मली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में मिलते हैं, यानी ऊपर मुंह में भी मिलेंगे, सांस लेंगे उसमें और म्यूकोजा में, और नीचे जहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी मिलेंगे। एंट्रोकोकाई जनरली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलते हैं। ये जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं इनको लेंस फील्ड ग्रुपिंग के हिसाब से नॉमेनक्लेचर किया गया है। लेंस फील्ड ग्रुप क्या है? लेंस फील्ड ग्रुप एक इसको हम ये कह लें कि जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनका जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो सीरोलॉजिकल ग्रुपिंग के आधार पे बांटा गया है, क्योंकि जो सेल वॉल कंपोजिशन है उसमें स्पेसिफिक टाइप के सेल वॉल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको सीरोलॉजिकल ग्रुपिंग है। ये क्या है? सीरोलॉजिकल ग्रुपिंग है, क्योंकि हर स्ट्रेप्टोकोकस के सेल वॉल पे डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड मिलते हैं, और इस पॉलीसेकेराइड को हम सीरोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो
ये जो सबस्टेंस होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, इनको हम सी सबस्टेंस कहते हैं। इनको हम सी सबस्टेंस कहते हैं और ये हर एक स्ट्रेप्टोकोकस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस लेंसफील्ड ग्रुपिंग के हिसाब से स्ट्रेप्टोकोकस का नॉमेनक्लेचर किया गया है। अब लेंसफील्ड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप में कौन सा बैक्टीरिया आता है। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन की बात करें तो ये लेंसफील्ड ग्रुप ए में आता है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी जो है लेंसफील्ड ग्रुप बी में आता है। स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्सी और स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्सी में बहुत सारे होते हैं, ये सभी ग्रुप सी में आते हैं। तो ग्रुप सी थोड़ा बड़ा है जिसमें 4 बैक्टीरिया आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्सी सब स्पीशीज इक्विसिमिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई जिससे स्ट्रेंगल होता है जो कि इक्वाइंस में होता है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज ज़ूइपिडेमिकस, ये सब सी लेंसफील्ड ग्रुप में आते हैं। इसके बाद जो डी है इसमें जितने भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इंटरकोकस हैं वो सभी आते हैं। एक इंटरकोकस जो होता है वो अलग है थोड़ा सा, यहाँ देखिए इनके नाम अलग हैं, स्ट्रेप्टोकोकस इक्विनस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये स्ट्रेप्टोकोकस हैं जो डी में आ रहे हैं। अदरवाइज जितने भी इंटेस्टाइनल एंट्रोकोकस हैं उनका नाम एंट्रोकोकस फिकेलिस, एंट्रोकोकस फेसियम और एंट्रोकोकस ड्यूरेंस, ये सभी डी में आ रहे हैं। इसके बाद एक एंट्रोकोकस एवियम है जो कि एवियन स्पीशीज में मिलता है, जो कि क्यू में आता है, ये डी में नहीं आता। देन स्ट्रेप्टोकोकस पोल्सिनस, ये लेंसफील्ड ग्रुप ई में आता है, इसको पी में भी रखते हैं, यू में भी रखते हैं और वी में भी रखते हैं। फिर आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस कैनिस जो कि जी में आता है। एक लेक्टोकोकस लेक्टिस है, इसको एन में रखते हैं। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस स्विस टाइप 2, ये आर में रखते हैं, कभी कभी इसको हम डी में भी रखते हैं। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस स्विस टाइप 1, इसको भी एस में रखते हैं, कभी कभी डी में भी रखते हैं। और अनग्रुप जो किए हैं अभी तक, जिनका ग्रुपिंग नहीं किया गया है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस यूवेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो आप सोचिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि पेयर्ड होता है, ऐसे डिप्लोकोकाई होता है, इसको हम डिप्लोकोकाई भी बोल सकते हैं, ऐसे पेयर में मिलता है ये, ठीक है, पेयर। इसको हम फाउंड इन पेयर, ऐसे डिप्लोकोकाई फॉर्म में मिलता है और ये अनग्रुपेबल है। अब हम ये स्ट्रेप्टोकोकाई का लेंसफील्ड बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले ये जो सी सबस्टेंस होता है जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में मिलता है, पॉलीसेकेराइड होता है ये, इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसको एक्सट्रैक्शन करने का जो टेक्निक है वो दो है, या तो एक्सट्रैक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्शन विथ ऑटोक्लेविंग किया जाता है। तो ये दोनों टेक्निक से जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये कन्वेंशनल मेथड होती है। दूसरी मेथड एक्सट्रैक्शन की जो है किट मेथड से है, जिसको लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। और तीसरी भी जो है किट मेथड से ही है और ये स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कहलाता है, स्लाइड कोएगुलेशन टेस्ट कहलाता है। तो जब इस टेस्ट को स्लाइड के ऊपर करते हैं तो स्लाइड में जो कोगुलेशन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो जब कोगुलेशन देखने को मिलता है तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा कि जिसमें ये बी जो है आप देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है एंड जो बाकी हैं ये नेगेटिव हैं। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेप्टोकोकस है और उसको हमको क्लासीफाई करना है कि कौन से लेंसफील्ड ग्रुप का है ये। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ देखिए एग्लूटिनेशन हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद ये था ओवरऑल लेंसफील्ड के बारे में। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं किसी लेंसफील्ड ग्रुप एंटीजन का, तो उसका यहाँ पर मेथड दिया हुआ है। हॉट एचसीएल एक्सट्रैक्शन करते हैं और ऑटोक्लेव एक्सट्रैक्शन करते हैं।
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्शन की डिटेल प्रोसीजर है। बस आप यहाँ ये समझ लीजिए कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमको एंटीजन मिलता है उसको हम चाहें तो रिंग प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, और ये एक टेस्ट कहलाता है जिसको कि हॉटिस टेस्ट कहते हैं। हॉटिस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हॉटिस टेस्ट में हम स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी का डिटेक्शन करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी का डिटेक्शन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉटिस टेस्ट, तो आप कहीं पर भी स्ट्रेप्टोकोकाई मिले और हॉटिस टेस्ट मिले तो हॉटिस टेस्ट पे टिक लगा देना। हॉटिस टेस्ट क्या होता है? हॉटिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मास्टाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई जो मास्टाइटिस कॉज करते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। तो केटल वगैरह में जब, या शीप में या गोट में या ह्यूमंस में भी, या डॉग में या केट में जब मास्टाइटिस होता है, तो स्पेशली केटल में मास्टाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है। जब मास्टाइटिस होता है तो हॉटिस टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम 9.5 ml मिल्क ले लेंगे, 0.5 ml ऑफ 0.5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 24 to 48 आवर्स। और आफ्टर 48 आवर्स इसमें क्या होगा? देर इज डेवलपमेंट ऑफ कैनरी येलो फ्लैक्स इन द मिल्क, है ना। ये भी हो सकता है कि एसिड बने या ना बने, और ये भी हो सकता है कि फ्लेक्स बने या ना बने। तो एसिड प्रोडक्शन हो सकता है या फिर फ्लेक्स प्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर प्रोडक्शन होता है एसिड का, प्रोडक्शन होता है फ्लेक्स का, तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। अब हम पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो पैथोजेनेसिस कॉज करता है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सोटॉक्सिन्स एंड व्हाट आर द एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एलपीएस वगैरह से रिलीज होता है, और एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों से ही रिलीज होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स क्या हैं? बेसिकली सिक्रेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं जो कि सिक्रेट आउट होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके सेल के खुद के स्ट्रक्चर होते हैं। सपोज कीजिए एलपीएस है, तो एलपीएस एक एंडोटॉक्सिन है, लिपोपॉलीसेकेराइड जिसको हम कहते हैं। और लिपोपॉलीसेकेराइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड ए, देन कोर प्रोटीन एंड ओ चेन। तो जिसमें लिपिड ए जो होता है वो एंडोटॉक्सिन कहलाता है। यानी कि ये समझने की बात है कि जब सेल का खुद का स्ट्रक्चर होगा वो एंडोटॉक्सिन है, और एक्सोटॉक्सिन मतलब जो सिक्रेट हो रहा है। एंडो और एक्सो से आप ये भी समझ सकते हैं कि एक्सो जो कि रिलीज हो और बाहर जाए, एंडो जो खुद का ही शरीर का कंपोनेंट हो। तो इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट आर द एक्सोटॉक्सिन्स एंड व्हाट आर द एंडोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन स्ट्रेप्टोकोकाई में कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन O and S, then hyaluronidase, then DNase, then NADase, protease, streptokinase, फाज कोडेड पायरोजेनिक टॉक्सिन्स, है ना, जिससे कि स्किन रैशेस होते हैं इन स्कारलेट फीवर ऑफ मैन। तो स्कारलेट फीवर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बताना होगा स्कारलेट फीवर इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक बैक्टीरिया भी है, तो ये पस फॉर्मेशन करता है, एब्सिस फॉर्मेशन करता है, और पैथोजेनेसिस ड्यू टू कैप्सूल फॉर्मेशन के कारण भी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस का जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अगर हम बात करें एंथ्रेक्स की, जिसमें बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो पॉली डी ग्लूटामिक एसिड यानी कि
प्रोटीन का बना होता है, एक पेप्टाइड का बना होता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सम स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई, सब स्पीशीज इक्वाई, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी, ये कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं। और कैप्सूल जो होता है जनरली, अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये एंटी फेगोसिटिक नेचर का होता है। किसी भी टाइप के फेगोसाइटोसिस कैसे होती है, किसी भी टाइप के एंटीबॉडी को बाइंड नहीं होने देगा। तो इस टाइप से जो कैप्सूल होगा एंटी फेगोसिटिक नेचर का होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ है कैप्सूल का, ये आप देखिए। ये एक स्ट्रेप्टोकोकाई है और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का फोटोग्राफ है, जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकस बीच में है। और आपको पता है कि डिप्लोकोकाई होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए यहाँ पे डिप्लोकोकाई आपको देखने को मिलेगा, और डिप्लोकोकाई होने के साथ साथ कैप्सूल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर द डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया, डिप्लोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और जिसमें ये कैप्सूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक पैथोजेनेसिस कॉज करने वाला। कैप्सूल के बाद एक आते हैं एम प्रोटीन। एम प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और स्ट्रेप्टोकोकस पोर्सिनस में मिलने वाला होता है, जो कि एंटी फेगोसिटिक नेचर का होता है। ठीक है, और यही एम प्रोटीन जब स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई में मिलता है तो इसका फंक्शन एज ए एडहेसिन होता है, यानी कि होस्ट सेल से एडहर करने जैसा। तो एम प्रोटीन किस में मिलता है? एम प्रोटीन अगर आपसे कोई पूछे तो ये सेल वॉल कंपोनेंट है और मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस में। और अगर आपसे कोई पूछे कि एस लेयर किस में मिलती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, एस लेयर मिलता है स्टेफाइलोकोकस में, एम प्रोटीन मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस में। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। तो ये याद रख लो, एनारोबिक स्टेफाइलोकोकस जो है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सब स्पीशीज एनारोबियस। और एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई है वो है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस। और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस जो है वो जब एक्टिनोमाइसिटीज पायोजन बैक्टीरिया के साथ मिक्स होता है तो ये डिसीज कॉज करता है समर मास्टाइटिस इन कैटल। ये यूरोप में देखी गई ये डिसीज़। तो ये डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद द एसोसिएशन ऑफ, या फिर हम कहते हैं कि सिम्बायोसिस ऑफ, या ये कहते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, एक्टिनोमाइसिटिस पाइजन और इधर पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस, ये दोनों आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि चलो भाई हम चलें समर मास्टाइटिस करेंगे। अब समर मास्टाइटिस किस में करते हैं? केटल में करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि दो बैक्टीरिया के एसोसिएशन से बनती है। पैथोजेनेसिस कॉज करने का तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड एस। यहाँ जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड एस है ये आरबीसी का हिमोलिसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आरबीसी हैं जब उसका कंप्लीट हिमोलिसिस होता है तो इस टाइप के हिमोलिसिस को कहते हैं यहाँ पर बीटा हिमोलिसिस। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, जो स्टेफाइलोकोकस है उसमें अल्फा हिमोलिसिस कंप्लीट होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस में बीटा हिमोलिसिस कंप्लीट होता है। तो ये याद रखना। और अल्फा हिमोलिसिस इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई ये इनकम्प्लीट या पार्शियल हिमोलिसिस कहलाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल कि स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई में यहाँ पे कंप्लीट हिमोलिसिस देखने को मिलती है। और ये तो 4 दिन के बाद में कंटामिनेंट आ गया, अदरवाइज इस पूरे ब्लड अगार में यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई है और यहाँ पे कंप्लीट हिमोलिसिस देखने को मिलती है, यहाँ पे भी कंप्लीट हिमोलिसिस देखने को मिलती है। तो ये याद रखिए कि अल्फा इज पार्शियल और बीटा इज कंप्लीट।
हेमोलिसिस इसमें स्ट्रेप्टो में, और अल्फा इज कंप्लीट, बीटा इज पार्शियल इन केस ऑफ स्टेफाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस लेंस फील्ड के अकॉर्डिंग जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, तो बेसिकली जो पायोजन है पायोजेनिक होगा और एब्सेस कॉज करेगा। लेकिन इसके साथ में ह्यूमंस में जो इंपॉर्टेंट डिसीज है, स्कारलेट फीवर, सेप्टिक सोर थ्रोट, परप्यूरल फीवर, एरिसिपेलाज, है ना, रूमेटिक फीवर, ये सभी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन कॉज करेगा। पोल में एक इंपॉर्टेंट डिसीज है लिम्फेंजाइटिस, तो लिम्फेंजाइटिस कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी मेनली इंपॉर्टेंट है इन केटल, शीप, गोट, क्योंकि यहाँ क्रॉनिक मास्टाइटिस कॉज करता है, क्योंकि ये रहता भी मिल्क डक्ट में है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्टी लैम्स में पॉलीआर्थराइटिस कॉज करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीज़ है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई, सब स्पीशीज इक्वाई से स्ट्रेंगल, जो कि हॉर्सेस में होती है, और परप्यूरा हिमोरेजिका। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मली इक्वाइन के टॉन्सिल्स में मिलता है, इसलिए स्ट्रेंगल करता है यहाँ पे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट डिसीज़ है वो है एंट्रोकोकस के कारण। एंट्रोकोकस बोवाइन मास्टाइटिस करता है, एंडोकार्टाइटिस इन कैटल एंड लैम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन डॉग। ये अपॉर्चुनिटिक पैथोजन है, तो हर बार नहीं करेगा क्योंकि ये नॉर्मली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस पोर्सिनस से जॉल एब्सेस और लिम्फेडिनाइटिस डिसीज होती है इन केस ऑफ पिग, है ना। इसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण निमोनिया होता है और मेनिंजाइटिस होता है इन केस ऑफ ह्यूमन एंड प्राइमेट्स। अब हम बात करते हैं हिमोलिसिस की। तो यहाँ पर जो बीटा हिमोलिसिस है वो कंप्लीट हिमोलिसिस है, जबकि स्टेफाइलोकोकस की कंडीशन में बीटा हिमोलिसिस पार्शियल हिमोलिसिस थी। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन बीटा हिमोलिसिस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी बीटा हिमोलिसिस करता है, डिसएगलेक्टी अल्फा, डिसएगलेक्टी बीटा भी करता है, बीटा बीटा कंप्लीट हिमोलिसिस में आता है ये। इसके बाद आप ये देखिए एंट्रोकोकस अल्फा, क्योंकि ये कम पैथोजेनिक है, अल्फा करेंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये भी अल्फा यानी कि पार्शियल हिमोलिसिस करता है। अब इसके बाद हम आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पर। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कोकाई इन पेयर फॉर्म, मैंने आपको पेयर फॉर्म में बताया था मिलेगा। स्पेसिमेन क्या लेना पड़ेगा फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस आइडेंटिफिकेशन? ये कहाँ मिल सकता है? मास्टाइटिक मिल्क में, पस में, एक्सुडेट में, स्किन स्क्रैपिंग में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, यूरिन में, अफेक्टेड टिश्यू में मिलेगा। और स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम में लाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत डेसिकेटेड होते हैं, ये फटाफट इसका डेसिकेशन हो जाता है। डेसिकेशन मतलब ड्राइंग हो जाती है बहुत जल्दी, इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी उड़ता है, तो ये बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट मीडियम में लाना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस या तो हमें चेन फॉर्म में मिलेंगे, ये देखिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी किया हमने, ये चेन फॉर्म में मिला यहाँ पे। तो इतना बड़ा चेन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई एक्टिनोमाइसिस तो नहीं है ना, एक्टिनोमाइसिटिस फैमिली का तो नहीं है, पर नहीं, ये एक्चुअल में एक एक कोकाई हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में। और इस टाइप का जो केस है ये स्ट्रेंगल के केस में मिलता है, इक्वस एक स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई के केस में। इस टाइप का जो केस है ये डिप्लोकोकाई का केस है जो मैंने आपको बताया। और आप यहाँ देखेंगे कि दो दो कोकाई आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये केस मिलता है डिप्लोकोकाई इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के केस में। इसके बाद में आइसोलेशन कैसे करेंगे?
आइसोलेशन जो हम स्वेब लेकर आए हैं, अगर वो मास्टरेटिक मिल्क है तो उसको हम कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं? सबसे पहले तो हम लगा सकते हैं ब्लड अगार में, ऑक्स एंड शीप ब्लड अगार, और दूसरा हमको लगाना चाहिए एंट्रोकोकाई के लिए मैकॉन्की पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा इसका जो सिलेक्टिव मीडिया है वो है एडवर्ड मीडियम। एडवर्ड्स मीडियम को सिलेक्टिव मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस भी देख सकते हैं। मतलब इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। पहला ये होता है कि एडवर्ड मीडियम ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो होता है एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एरोबिकली 24 टू 48 आवर्स तक के लिए। तो ब्लड अगार में कॉलोनीज़ कैसी मिलेंगी? यहाँ कॉलोनीज़ बहुत अच्छी दिखी हैं, ये देखिए आप। तो इसमें पहली बात कैप्सूल होता है तो म्यूकोइड कॉलोनी मिलेगी, है ना। और सभी म्यूकोइड कॉलोनी नहीं मिलेगी, कभी कभी जिनमें कैप्सूल नहीं है उनमें नॉन म्यूकोइड कॉलोनी मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कैप्सूल किस किस में है। कैप्सूल जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में मिलता है। तो इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई में मिलता है, और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शी में मिलता है। तो कैप्सूल होने के कारण इनकी जो कॉलोनीज होती हैं म्यूकोइड होती हैं। इसके बाद में जो कॉलोनीज होती हैं ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। अगर ब्लड अगार पे आपने ग्रो किया है तो हीमोलिसिस देखने को मिलती है। बीटा हीमोलिसिस जो होती है कंप्लीट हीमोलिसिस होती है, और अल्फा हीमोलिसिस जो होती है वो पार्शियल हीमोलिसिस होती है। तो ये जो हीमोलिसिस है ये स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई की है, और इसमें वाइड जोन ऑफ हीमोलिसिस देखने को मिल रहा है। जैसा कि इसमें दिखाया है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई में बीटा हीमोलिसिस यानी कि कंप्लीट हीमोलिसिस देखने को मिलती है। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है जिसमें अल्फा हीमोलिसिस यानी कि पार्शियल हीमोलिसिस देखने को मिलती है। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को पास से देखेंगे तो इसमें ड्रॉट्समैन कॉलोनीज, जो कि अभी मैंने आपको बताया, डिप्रेस्ड सेंटर एंड कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती है। अब स्ट्रेप्टोकोकस के आपस में डिफ्रेंसिएशन के बहुत सारी मेथड हैं। ग्राम स्टेनिंग करने पर कोकाई का पता चलता है। केटालेस टेस्ट से ये पता चलता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई हैं या स्टेफाइलोकोकाई हैं, क्योंकि केटालेस नेगेटिव होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई और केटालेस पॉजिटिव होते हैं स्टेफिलोकोकाई। तीसरा लेंस फील्ड ग्रुपिंग से पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप ए है, बी है, सी है या डी है। बायोकेमिकली शुगर फर्मेंटेशन करने पर हमें पता चलता है कि ग्रुप सी कैसे डिफरेंट है अलग अलग। जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई है, ये देखिए ग्रुप सी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। स्ट्रेप्टोकोकस डिसएग्लेक्टी है, स्ट्रेप्टोकोकस डिसएग्लेक्टी इक्विसिमिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज जू एपिडेमिकस। तो नॉर्मली जो फर्मेंटेशन है इन शुगर्स ये आइडेंटिफाई करता है इस ग्रुप को, स्ट्रेप्टोकोकस के ग्रुप सी को। इसके बाद इसमें जो यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के शुगर्स हैं वो होते हैं ट्रेलोज, सॉर्बिटॉल, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो ये देखा गया है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई है वो इन सभी में नेगेटिव देता हुआ माल्टोज में पॉजिटिव दे देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस टाइप का टेस्ट लगाएं तो पता चलता है कि स्ट्रेंगल कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई विच इज़ पॉजिटिव फॉर माल्टोज। ये शुगर कैसे बनाई जाती है? ये एक्चुअल में पेप्टॉन वाटर में 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ सीरम इसमें डाल के रखते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप की जो शुगर्स हैं या तो शुगर की डिस्क डाल देते हैं, और डिस्क के साथ में हम बैक्टीरिया डाल देते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट माल्टोस के केस में मिलता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई है। अब दूसरा ये है कि हमको एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस देखना होता है। एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस अगर पॉजिटिव है तो वो ग्रुप डी के स्ट्रेप्टोकाई जो कि एंट्रोकोकाई होते हैं उनको डिस्टिंग्विश कर देता है। तो ऊपर वाला जो है शुगर फर्मेंटेशन ग्रुप सी को आइडेंटिफाई कर देता है, एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस ग्रुप डी को आइडेंटिफाई कर देता है। क्योंकि ग्रुप डी के जो बैक्टीरिया हैं
ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ग्रोथ करते हैं, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और दूसरा ये है कि ग्रुप डी के जो बैक्टीरिया हैं वो इंटेस्टाइन में मिलती हैं, इसलिए बाइल को भी टॉलरेट कर लेते हैं। इसलिए लगभग 40% बाइल को भी ये टॉलरेट करते हैं और इन दोनों में ग्रोथ करते हैं। इसके बाद में अब अगर हमें लेंसफील्ड ग्रुप बी को सेपरेट करना है, क्लासीफाई करना है, तो सबसे बढ़िया टेस्ट है केम्प टेस्ट। केम्प टेस्ट में क्या करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बीटा हिमोलिसिस वाला जो है उसकी स्ट्रिकिंग कर देते हैं, तो यहाँ इनकम्प्लीट जोन बनता है। फिर जस्ट परपेंडिकुलर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस को हम स्ट्रिकिंग कर देते हैं। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है कौन सा हिमोलिसिस देता है, देखिए ग्रुप बी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्सी है ये बीटा हिमोलिसिस देता है जो कि कंप्लीट हिमोलिसिस होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कंप्लीट हिमोलिसिस कैसे होना चाहिए, इसको आप बड़े ध्यान से देखें फोटो को। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर स्ट्रिकिंग करी, ये परपेंडिकुलर स्ट्रिकिंग करी, तो इस परपेंडिकुलर स्ट्रिकिंग करने पर ये जो है हिमोलिसिस का कंप्लीट हिमोलिसिस का जोन बनता है स्ट्रेप्टोकोकस का। यहाँ पर है स्टेफाइलोकोकस और इसकी आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एक पार्शियल जोन ऑफ हिमोलिसिस इसमें बना हुआ है। इसमें शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा पर बुक में है। पर जब आप कंप्लीट हिमोलिसिस देखते हैं बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की, स्ट्रेप्टोकोकस के बी ग्रुप की, तो ये एरोहेडेड हो जाती है, मतलब ये पार्शियल हिमोलिसिस कहीं ना कहीं इसको हाइड कर रही है कंप्लीट होने के लिए। तो एरोहेडेड अपीयरेंस जब अगर मिलता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी है जो कि बी ग्रुप में आता है। तो बी ग्रुप को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो बी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए केम टेस्ट लगाते हैं और केम टेस्ट में हमें पार्शियल जो एरोहेडेड अपीयरेंस है वो मिलता है। ऐसे ही बी ग्रुप को सेपरेट करने का दूसरा टेक्निक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम हिप्यूरेट। तो जो सोडियम हिप्यूरेट है जो बी ग्रुप है उसको सेपरेट कर देता है। तो अकेला सोडियम हिप्यूरेट पॉजिटिव रहता है बी ग्रुप के लिए एंड बाकी सभी के लिए नेगेटिव रहता है। तो अब यहाँ पर कैसे हम लेंसफील्ड ग्रुप के जितने भी ग्रुप हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ग्रुप ए जो है स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स का है, इसको हम बेसिट्रेसिन ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये बेसिट्रेसिन ससेप्टिबिलिटी शो करता है ग्रुप ए, ठीक है। दूसरा है ग्रुप बी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी आते हैं जो कि बोवाइन मास्टाइटिस करता है, डिसएगलेक्टी भी बोवाइन मास्टाइटिस करता है। तो जो ग्रुप बी है उसको हम सोडियम हिप्यूरेट से, क्योंकि सोडियम हिप्यूरेट पॉजिटिव रहता है, ये केम टेस्ट में एरोहेडेड अपीयरेंस से पॉजिटिव रहता है, हॉटिस टेस्ट से जिसमें फ्लेक्स बनते हैं और एसिड प्रोडक्शन होता है, इससे हम ग्रुप बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप सी को आइडेंटिफाई करना है तो शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई सब स्पीशीज इक्वाई में माल्टोस पॉजिटिव देता है एंड बाकी जो होते हैं वो नेगेटिव देते हैं। ग्रुप डी को अगर हमको सेपरेट करना है तो ग्रुप डी में एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है क्योंकि एंट्रोकोकस होते हैं इंटेस्टाइन में मिलते हैं, 40% बाइल में भी सर्वाइव कर जाते हैं और 6.5% NaCl में सर्वाइव करते हैं। ऐसे ही अगर हमें स्ट्रेप्टोकोकस स्विस को आइडेंटिफाई करना है तो ये बीपी पॉजिटिव देते हैं। इसके बाद अगर हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ये है ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है जो कि पॉजिटिव है और ये एंट्रोकोकस फिकेलिस है जो कि नेगेटिव है, ऑप्टोचिन के लिए या रेजिस्टेंट है। अब नॉर्मली हमारा जो वेटनरी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बोवाइन में मास्टाइटिस बड़ी कॉमन होती है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस और एंट्रोबैक्टर फिकेलिस के कारण होती है। ये 4 बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों बैक्टीरिया का हम डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी केम पॉजिटिव देता है, एरोहेडेड अपीयरेंस, ठीक है। एडवर्ड मीडिया में एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस और एंट्रोकोकस फिकेलिस पॉजिटिव देते हैं और
एंट्रोकोकस फिकेलिस ही है जो कि मैककॉन्की पे ग्रो करता है, क्योंकि मैककॉन्की में 40% बाइल होता है, तो बाइल साल्ट के प्रेजेंस में एंट्रोकोकस फिकेलिस जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इसके बाद एक एडवर्ड मीडिया में जो एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एंट्रोकोकस फिकेलिस राइट साइड में डार्कनिंग ऑफ कॉलोनीज देखने को मिलता है ड्यू टू द एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस। इसके बाद में लेफ्ट साइड में ये स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी है जिसमें कि हिमोलिसिस देखने को मिलता है और साथ में एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है। इसके बाद में जो बॉटम है ये स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्टी है जिसमें नॉन एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप से तीनों का डिमार्केशन है। एंट्रोकोकस फिकेलिस में एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस भी देखने को मिलता है, डार्कनिंग ऑफ कॉलोनीज भी देखने को मिलती है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी है जिसमें टाइप ऑफ हिमोलिसिस भी हिमोलिसिस भी देखने को मिलती है और एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस भी देखने को मिलता है। और स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्टी है जिसमें कि एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस एब्सेंट होता है। तो इस टाइप से हम स्ट्रेप्टोकोकस को समझते हैं और एज ए वेटनरी इम्पोर्टेंस मैंने इसका पूरा डिस्कशन किया। होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।